देखो फैक्ट्स होते हैं, लेकिन कहाँ का गेम कहाँ घूम सकता है। तो ये खेलने के लिए दूसरी बात एक होती है ना, कि जो आपके आशुतोष है या और कोई लोग है, उनको खेलने के लिए भी कुछ खिलौना रखना चाहिए ना। तो मोदी जी ये खिलौना रखते हैं, हाँ हाँ नीतीश को डरते हैं, वो दिखाना भी पड़ता है ना। तो बच्चों को आप खेल में रखो तो मेल डाउन आसान हो जाता है। तो ये तो बताएं भाऊ कि ये उद्धव ठाकरे जो है, ये संजय राउत को साथ में लेके या अलग से महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या मालूम है जाएंगे। वो देखो, वो स्नान करने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनको अब पता चल गया है कि अपना तो बोरिया बस्तर लपेटना बाकी है। क्योंकि अब लास्ट होप उनका जो है वो बीएमसी पर है, और बीएमसी हाथ से निकल गई। मैं ये नहीं मानता कि बीएमसी की सत्ता उद्धव को चाहिए। उद्धव इतना ही चाहता है कि बीएमसी में कम से कम 50-60 अगर उनके कारपोरेटर हो गए तो आवाज उठाने की जगह रहेगी। लेकिन उनको 50-60 कारपोरेटर चुनकर लाना भी आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कुछ उनके पास बचे हैं वो भी रुकने के लिए राजी नहीं है। निकले जा रहे, निकले जा रहे। और इसके कुंभ में डुबकी लगाना वगैरह ये ब्रेकिंग न्यूज के लिए अच्छी होती, उससे हम्म। कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इनको होप था कि कुछ भी करके वापस चले जाएंगे। लेकिन जिस ढंग से आरएसएस ने जो हमारे अमित शाह बोले कि भाई आपने मित्र दलों के उम्मीदवार को भी अपना मानकर चुनकर लाया, तो इससे जो मैथमेटिक्स चाहिए था विधानसभा में, वो 2 महीने पहले तय किया था कि भाई मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो भी जो मित्र दल है वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे। यहां आकर 232 का मतलब क्या है? 232 तो है, लेकिन मित्र दलों में और 17 एमएलए है, और 17 एमएलए बीजेपी के हैं। हमारे एकनाथ शिंदे के मुर्जी पटेल अंधेरी इससे चुनकर आए हुए हैं। वो तो चुनाव का अर्जी भरने के एक दिन पहले तक बीजेपी थे। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो जो जिस ढंग का आंकड़ा चाहिए था वो लाया गया है, और वही यूपी में भी होगा, अपना दिल्ली में भी होगा। और उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अगर बीएमसी हाथ से गई तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि शिवसेना ये अकेली संगठन, अकेली पार्टी ऐसी है जो मुंबई में बनी तो असेंबली या पार्लियामेंट्री चुनाव क्षेत्र के कारण नहीं बनी, वार्ड के कारण बनी। इसका मुख्यालय भी नहीं था 10 साल, 75 में इसका मुख्यालय बना। लेकिन उसके पहले शिवसेना हर वार्ड में थी, वार्ड में शाखा का छोटा छोटा ऑफिस होता था। अगर वार्ड का ऑफिस भी नहीं बचेगा तो शिवसेना नहीं बचेगी, उद्धव नहीं बचेंगे। उद्धव जानते हैं, और इसलिए इसलिए वो बौखलाए डरे हुए हैं कि अब सर्वाइवल कैसे, अब सर्वाइवल कैसे। और अब बहुत सारे लोग हैं जो चाहते दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत का मामला लेकर इनको जेल में डाल दे। नहीं, वहां से रिवाइवल शुरू हो जाता है। वो रिवाइवल नहीं करना है। देखो शतरंज का जो बिछात होती है उस पर राजा को मारा नहीं जाता, राजा को कॉर्नर किया जाता है, वो विड्रॉ विड्रॉ कर लेता है। तो ये राजनीति शतरंज जैसे चलती है। और पवार परसों बहुत गुस्सा हो गए, हम्म। तड़ी पार बोलने लगे। तो उसका हम्म। कारण वो जानते हैं, उनकी जड़ें जहां बसी है वो उखाड़ने की कोशिश में अमित शाह लगे हुए हैं। अमित शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, और पुणे से चुनकर आए हुए मुरली मनोहर फर्स्ट टर्म के एमपी है। उनको दिल्ली में कोऑपरेटिव का राज्य मंत्री बनाया गया है। समझ रहे हैं हम्म। आप? हम्म। पूना वेस्ट महाराष्ट्र में आता है। और शरद पवार की जड़ें सबकी सब ने 90% शरद पवार की जड़ पर्सनल कोऑपरेटिव में है। तो अमित शाह बोल रहे हैं कि ये पीठ में खंजर खुपसते हैं, और
अमित शाह का राज्य मंत्री कौन होता है? मुरली मनोहर। तो तड़ीपारी की याद शरद पवार को क्यों आई वो समझ लो। पहले ही जो 5 जिले हैं उसमें सिर्फ 5 एमएलए शरद पवार के बचे हैं। सातारा और कोल्हापुर 2 डिस्ट्रिक्ट में शरद पवार का एक एक एमएलए तक नहीं आया। तो शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, 2 बेचारे बिना सहारे, पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। ये है राजा, वो है राणा, ये मस्ताना मैं दीवाना, दोनों मिलकर गाए गाना। लेकिन तो इसके लिए देखना पड़ता है कि 5 डिस्ट्रिक्ट में उनकी हालत क्या हो गई है। उद्धव ठाकरे की हालत क्या है? 20 में से 10 सिर्फ मुंबई के हैं, बाकी पूरे महाराष्ट्र के सिर्फ 10 एमएलए उद्धव के हैं। 10 सिर्फ मुंबई के और बाकी महाराष्ट्र सिर्फ 10। तो इनकी हालत उस गाने जैसी हो गई है। अब आपने अभी एक इंटरव्यू में बोला था कि हिंदुत्व अपनाने से पहले बाल ठाकरे जो थे वो कम्युनिस्ट बनना चाहते थे, तो उद्धव ठाकरे के पास ये तो ऑप्शन है, वो भी कम्युनिस्ट बन सकते हैं। नहीं, वो क्या बन सकते? वो कुछ भी नहीं बन सकते। वो कुछ भी नहीं बन सकते। वो जो मैंने बोला था उस इंटरव्यू में एबीपी नेटवर्क के लिए, तो वो बात ये थी कि बाला साहब का दावा ये था, वो नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ वगैरह नहीं थे। वो मानते थे कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बर्डन हो रहा है, तो मुंबई में आने के लिए, रहने के लिए कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो उस वक्त हमारे नवाकाल करके डेली है, उसके एडिटर मास्को जाकर आए थे सोवियत यूनियन में, और उन्होंने कुछ 8-10 एडिटोरियल लिखे थे। तो उन्होंने मास्को के बारे में जो लिखा था कि मास्को में कोई रशियन सिटीजन भी नहीं आ सकता, उसको परमिशन लेना पड़ता है, वीसा लेना पड़ता है। तो वो आइडिया बाला साहब को बहुत पसंद आई थी। उम्र ये बहुत, तो उसकी किताब एडिटोरियल की निकली थी, उसका नाम था प्रैक्टिकल सोशलिज्म। तो बाला साहब को ये आइडिया पसंद आ गई। तो कॉमरेड एस.ए. डांगे, उनके दामाद थे बानी देशपांडे, और लेफ्टिस्ट के एक पब्लिशर थे वावी भट्ट, वो दोनों 2 महीने 2.5 महीने मातोश्री पर जाकर दास कैपिटल बाला साहब को सिखा रहे थे। और उसी दरमियान यूके में रविंद्र म्हात्रे जो हमारे डिप्लोमेट थे, उनकी हत्या हो गई, जेके एलएफ वालों ने की थी। तो बाला साहब बहुत गुस्से में आ गए, बोले ये मराठी ये है लेकिन इसको हिंदू करके मारा है, तो हमको पूरे हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। और बाला साहब ने आरएसएस वगैरह हिंदू सभा सबको इकट्ठा बुलाकर मीटिंग की, उसमें तो कुछ निकला नहीं, लेकिन बाला साहब कम्युनिज्म छोड़कर हिंदुत्ववादी हो गए। तो ये उद्धव को भी याद है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास ऑप्शन है रिटायर हो जाना। वो पूरा डुबकी मारने के लिए कुंभ में जाने के बजाय बची कुची शिवसेना है वो संजय राउत को दे देना। अरे भाई ये क्या उबाठा जो बची है वो जाके महाकुंभ में अच्छे मुहूर्त पर इसका विसर्जन कर देना। यही उनके पास अल्टरनेटिव बचा है, ऑप्शन नहीं है। तपस्या क्या करेगा उसके लिए? देखो, तपस्या जो होती है उसके लिए आपको कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की जरूरत होती है। राहुल गांधी की चंचलता, ये क्या बोलते हैं उसको, मक्खी होती है उसकी, 1 मिनट में जाकर संडास पर बैठ जाएगी, दूसरे ऊपर उड़ के बर्फी पर बैठ जाएगी। अपन कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ गंदगी ला रहे हो, कहाँ गंदगी फैला रहे हो, इसका भी दिमाग जिसको नहीं होता, उस ढंग से सोचने वाला इंसान तपस्या नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत एकाग्रता होना जरूरी होता है। अब लोकसभा चुनाव से अभी 6-7 महीने हो रहे, 6-7 महीने में कितने मुद्दे उठाए? किसी एक मुद्दे पर आदमी डटकर खड़ा नहीं रहा। जातीय जनगणना है ना? हाँ, जातीय जनगणना है ना? नहीं, वो बीच बीच में आता रहता है। वो बच्चे खेलते हैं तो 4 दिन इस खिलौने से खेलते, 8 दिन उस खिलौने से खेलते। तो जाति गणना की बात होती रहेगी, बीच में अदानी भी आ जाएगा, लेकिन एक मुद्दे पर डटकर खड़ा रहना, वो लेकर लोगों के पास जाना,
हमारा देवेंद्र फडणवीस को देखो या हमारे एकनाथ शिंदे को देखो, लाड़की बहना को लेकर वो खड़े रहे, डटकर खड़े रहे। उसके खिलाफ गए कुछ उद्धव ठाकरे वगैरह, उसके खिलाफ कांग्रेस वाले कोर्ट तक गए, लेकिन वो उस मुद्दे पर डटकर खड़े रहे। और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी अपप्रचार चल रहा है। तो आज ही मैंने देखा जो महिला मिनिस्टर है उसने क्लियर कर दिया, नहीं बहुत जल्दी 26 तारीख के पहले पैसे मिल जाएंगे, इस महीने के भी। तो उस मुद्दे पर खड़ा रहना पड़ता है, डटकर खड़ा रहे। आप हिमाचल में जाकर बोलोगे खटाखट 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 और बाद में भूल जाओगे, कर्नाटक में जाकर खटाखट, अभी 2 दिन ठहरो, दिल्ली में शुरू हो जाएगा खटाखट खटाखट खट, 8 तारीख के बाद आपके खाते में खटाखट शुरू हो जाएगा, वो बोलने वाले। तो इसको तपस्या नहीं बोलते। तपस्या में एक बात होगा, जो कुछ आप नाम जप करते हो वो पकड़ के रखना पड़ता है। हमारे कॉलेज के जमाने में एक कंपटीशन होता था, इलॉजिकल बात करने की कंपटीशन होती, यानी एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस ना मिले, इतना संदर्भहीन बोलते जाओ, कितनी समय ज्यादा बोलोगे उसका नंबर मिलते थे। तो हमने भी उसमें ट्राई किया है, बहुत सारे लोग। लेकिन अजीब बात होती, राहुल गांधी होते तो उसमें ओलंपिक जीत लाते। तो तपस्या में गर्मी होती है, अब क्या बोले बोलते। हाँ, तो अरे इनको हिमालय पर बिठाना चाहिए, तो हिमालय से पूरा जो बर्फ है वो पिघल कर चाहिए वहां तक पर तमिलनाडु का दुष्काल वगैरह अकाल खत्म कर सकते हैं इनकी गर्मी से, पूरा हिमालय पिघल जाएगा। हाँ, आर्टिक में अंटार्कटिका में जाकर रख देते हैं। और मुझे तो पसंद तपस्या नहीं, मुझे राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता, जो बता इतनी कॉन्फिडेंटली वो बात करते हैं कि कल रात को मैं जा रहा था, ऐसा सूरज निकला था कि दोपहर 12 बजे भी गर्मी कम थी, इतनी गर्मी पैदा हो गई रात को 12 बजे, ऐसे भी बोल सकते हैं और बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। और यहां से खुद सूरज ने मानो कर्ण जैसा, अभी कर्ण देखो मैं लॉजिक में आ गया कि सूरज का पुत्र कर्ण है, मैं उल्टा भी नहीं बोल पाया। तो राहुल गांधी होना मुश्किल है। तो कर्ण की जगह अर्जुन बोल सकता था, लेकिन कर्ण बोल गया। तो राहुल गांधी होना इतनी आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं। तो देखते क्या होता है। तपस्या तो जारी रखनी चाहिए। वो तपस्या जो है ना, वो कांग्रेस को डुबाने की है। कितनी जल्दी डुबा सकते हैं वो देखेंगे। भाऊ, कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये कहा था, पूछा था पत्रकारों से कि क्या पांडवों ने जीएसटी लगाया था। हाँ, बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला पांडव। उन्होंने और क्या बोला था कि उन्होंने नोटबंदी नहीं की थी। हाँ, नोटबंदी भी नहीं की थी, जीएसटी भी नहीं लगाया। उस समय यानी नोट होती थी, इसका भी पता नहीं इनको। वो बोले, मैंने उस पर बोला है ना कि ये घटोत्कच है, आधुनिक कुरान में ये घटोत्कच है। वो घटोत्कच गिर गया तो कौरव की सेना ऐसे ही मर गई, लेकिन कहाँ गिरना है वो बताने वाला भगवान श्री कृष्ण था। इनके पास कोई कृष्ण है ही नहीं, इसलिए ये अपने ही पार्टी पर गिरते हैं और पार्टी वालों को मार देते। और इस पर मैंने किताब भी लिखी है, 21वीं सदी का घटोत्कच, मराठी में। उस पर मैंने, क्योंकि घटोत्कच को एक वरदान था, वो चाहिए उतना अकराल विकराल हो सकता था, और जितना तो कृष्ण ने देखा कि ये इसको बहुत भारी जख्म हुई है, ये मरने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको याद दिलाया कि तुझे एक वरदान है, जो होता है उतना बड़ा हो जा मरने के पहले और सामने गिर जा। तो ये बताने वाला कृष्ण होना चाहिए ना। सिर्फ आप पांडव होने से, पांडव का घटोत्कच होने से मतलब नहीं है।